नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने इस डिजिटल माध्यम में जुड़ने की कोशिश। प्लेटो भाग 5 के रूप में ये वीडियो जो हम तैयार कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य की परिकल्पना के बारे में, और साथ ही उस आदर्श राज्य की बागडोर प्लेटो जिस राजा के हाथ में देना चाहता है, ऐसे दार्शनिक राजा के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्लेटो एथेंस को आदर्श राज्य बनाना चाहता है। उसकी कल्पना जो है उसमें कहीं ना कहीं न्याय की तलाश जो है वह भी विद्यमान है, और बिना न्याय वाले राज्य में वह कदापि यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ऐसा राज्य जहां न्याय का अस्तित्व न हो वह आदर्श राज्य कहलाने के योग्य होगा। अर्थात जिस राज्य में न्याय की व्यवस्था न होगी ऐसा राज्य आदर्श राज्य कहलाने के लायक नहीं होगा। हालांकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य वो न्याय के साथ साथ में कर्तव्य परायणता की बात से भी जुड़ा हुआ है, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस के साथ में भी जुड़ा हुआ है, वो सेक्रीफाइस के रूप में भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम के रूप में भी जुड़ा हुआ है। यानी एक आदर्श राज्य में जो परिकल्पनाएं प्लेटो करता है, आदर्श राज्य को फ्रेम करने के लिए जो चीज़ें वो तैयार करता है विद्यार्थियों, उन सब को हमने अब से पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। कैसे एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने की बात प्लेटो करता है, राज्य के कंट्रोल में वो एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा होगा। कैसे कम्युनिज्म की व्यवस्था करने की बात भी प्लेटो करता है। ये सब क्यों कर रहा है प्लेटो? क्यों पहले तत्कालीन प्रचलित थ्रेसी मेकर्स, ग्लाउकन और सिफालस और पॉलीमार्कस और इन सब के द्वारा जो न्याय की प्रस्थापित जो अवधारणाएं थी उनको खंडित करके प्लेटो ने अपनी अंतरात्मा की विषय वस्तु न्याय को समझने की उस अवधारणा को प्रस्थापित किया था कि न्याय एक्चुअल में अंतरात्मा का गुण है, अंदर का गुण है, कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो आदर्श राज्य की कल्पना प्लेटो ने की है उसमें शिक्षा, न साम्यवाद, न न्याय, और एक महत्वपूर्ण कल्पना साथ साथ में एक दार्शनिक राजा की, एक अभिभावक वर्ग की भी प्लेटो की रही है। अब एक अलग बात यहाँ ये है कि प्लेटो अपने आदर्श राज्य की तत्कालीन हिसाब से जो डिमांड होती है, तत्कालीन समय की जो डिमांड होती है, जनसंख्या बता बैठता है 5040, लेकिन इस संभावना से आप ना नहीं कर सकते कि ये बहुत हद तक संभव है कि उस समय इतनी ही जनसंख्या पर्याप्त हो। उस समय के साधन संसाधन, उस समय की जितनी जनसंख्या अन्य राज्यों की रही होगी, उन्हीं सबसे प्रेरित होकर के प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या को 5040 तक सीमित रखने की बात की थी विद्यार्थियों। वह सर्वोत्तम राज्य की कल्पना भी करता है और यह कहता है कि यदि आदर्श राज्य को दार्शनिक राजा मिल जाए, एक आदर्श शासक यदि प्राप्त हो जाए तो कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन व्यवहारिक अनुभव जो प्लेटो का रहा वो ठीक नहीं रहा, और वही बात उसे स्टेट्समैन और लॉज में जाकर के आगे कहनी पड़ी कि
ये सच है कि यदि दार्शनिक राजा मिल जाए तो एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसे दार्शनिक राजाओं का अभाव है। ऐसे दार्शनिक राजा तैयार करना और तैयार करके या ऐसे राजा को पाना किसी भी राज्य के लिए मुश्किल है। व्यवहार में दार्शनिक राजा संभव नहीं है। इसलिए अनुभव ये कहता है कि ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे आदर्श राज्य में कानून के द्वारा या विधि के द्वारा जो है शासन को संचालित करवाएं, चलाएं। ये बात बाद में प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य की कल्पना में स्टेट्समैन और लॉज जो उसने कृतियां लिखी, जो अपने अंतिम काल की रचनाएं थी, उनमें जो बात है वो ये प्लेटो ने करी है विद्यार्थियों। अब दार्शनिक राजा क्या है? दार्शनिक राजा भी प्लेटो की कल्पना है कि एक ऐसा राजा जो त्यागी होगा, परिवार का त्याग कर चुका होगा, संपत्ति का त्याग कर चुका होगा, शिक्षित होगा, प्रशिक्षण प्राप्त यानी अनुभवी भी होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें विवेक के तत्व की प्रधानता होगी, वो सद्गुणी होगा। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक राजा होगा। और यदि ऐसे व्यक्ति या ऐसे दार्शनिक राजा के हाथ में राज्य की बागडोर हुई या मिली तो निश्चित तौर पे उसके द्वारा शासित किया जाने वाला वह राज्य आदर्श राज्य कहलाने के काबिल होगा। विद्यार्थियों, प्लेटो के संबंध में कुछ और बातें हम लोग जोड़ सकते हैं, कुछ और बातें हम लोग कह सकते हैं कि प्लेटो इस आदर्श राज्य की कल्पना में, दार्शनिक राजा की चाहत में, न्याय की अवधारणा को स्थापित करने में, शिक्षा और साम्यवाद जैसी प्रणालियों को तो लाता है, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दौर में वह निश्चित हो जाता है इस बात को लेकर के कि एक व्यक्ति के शासन के बजाय या किसी राजा के शासन के बजाय कानून का शासन ज़्यादा श्रेयस्कर है। और यही बात अरस्तु अपने आदर्श राज्य की कल्पना में करेगा। हम लोग अब के बाद में जब अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे तब हम ये पाएंगे कि कैसे अरस्तु एक विचार अपने गुरु से लेता है। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि अरस्तु कई मर्तबा कई जगहों पर प्लेटो से असहमत भी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ जो प्लेटो अपनी अंतिम अवस्था में जो बात करते हैं, विधि के शासन की, कानून के शासन की जो बात करते हैं, उसी बात को अरस्तु ग्रहण करते हैं और अपने आदर्श राज्य की कल्पना को भी प्रस्तुत करते हैं। तो हम ये भी कहते नजर आते हैं कि वॉटेवर जो प्लेटो का उपादर्श राज्य है, जो उसने लाज में प्रतिपादित किया, जो विधि के शासन वाली बात जिस उपादर्श राज्य में करी प्लेटो ने, वही कहीं ना कहीं अरस्तु का आदर्श राज्य है। प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु का आदर्श राज्य है। देखिए, जहाँ रिपब्लिक पे प्लेटो न्याय की बात ज़्यादा करते हैं, वहीं लॉज में आते आते वह सेल्फ कंट्रोल की बात करने लगते हैं। जहाँ प्लेटो अपने शुरुआत में राजा द्वारा शासित राज्य को मानते हैं, वहीं लॉज में आते आते वो ये कहते हैं कि शासक कानून के अधीन है, शासक को कानून के अधीन होना चाहिए। और लॉज के 9वें अध्याय में प्लेटो ने कानून को नितांत आवश्यक माना। आलोचक प्लेटो के बारे में आलोचना करते करते कुछ और बातें रख देते हैं। मैक्सी उन्हें एक स्वप्न लोक ये कह देते हैं कि उन्होंने आदर्श राज्य की सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना की थी, क्योंकि व्यवहार में कहीं आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो नहीं कर पाए थे। हन्ना ऑरेंट जो है वो कहती है कि प्लेटो दार्शनिक तो थे, लेकिन एक फासीवादी दार्शनिक थे,
ये उनके आलोचना करने वालों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जो क्रिटिसाइज़ करते हैं प्लेटो को, उनका कहना ये है। कैटलिन प्लेटो को दर्शन का पॉप कहना पसंद करते हैं। वैसे ही एमर्सन जो है वो प्लेटो के दर्शन के लिए कहते हैं कि प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन ही प्लेटो है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये वो अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हमारे वीडियो में हम समाहित नहीं कर पाए थे और जो प्लेटो के आदर्श राज्य की परिकल्पना और दार्शनिक राजा की परिकल्पना में भी समाहित की जा सकती हैं, वो थी। थैंक यू विद्यार्थियों। आगे हम लोग अन्य किसी वीडियो में अरस्तु के ऊपर चर्चा करेंगे।